देखिए कल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कल ये चैप्टर में हमारा क्या क्या हुआ था, देखिए पहले हमने मार्केट का डिफिनेशन पढ़ा था। हमने बोला था मार्केट एक ऐसा रीजन है या इट इज दैट रीजन ओवर विच द बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू कांटेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैपन फॉर मनी और मनीज वर्थ, उसको हमने मार्केट बोला था। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने कल क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देखा था। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ पहले प्लेस देखा था। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट, दैट इज लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट बोले तो हमने बोला था जो मार्केट कहां पर थी, आपके सिटी पर था या लोकल लिमिट तक है। पेरिशेबल गुड्स की मार्केट यूजुअली कौन सी मार्केट होती है जी, लोकल मार्केट होती है, ऐसा हमने बोला था। सेकंड हमने बोला था दैट इज नेशनल मार्केट, जब आप आपकी स्टेट के बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो और कंट्री के बाउंड्री के अंदर गुड्स की परचेज एंड सेल कर रहे हो, तो ऐसे मार्केट को कौन सी मार्केट बोलेंगे जी, नेशनल मार्केट बोलेंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मार्केट, साड़ी की मार्केट, बुक्स की मार्केट, ये कौन सी मार्केट है जी, नेशनल मार्केट है। तो थर्ड हमने बोला था दैट इज इंटरनेशनल मार्केट, जब आप आपके कंट्री की बाउंड्री क्रॉस कर कर जा रहे हो और गुड्स का परचेज और सेल कर रहे हो, तो ऐसे मार्केट को कौन सा मार्केट बोलेंगे जी, इंटरनेशनल मार्केट बोलेंगे। कई की इंटरनेशनल मार्केट है, हमने बोला था गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, इनकी मार्केट कौन सी मार्केट है जी, इंटरनेशनल मार्केट है। उसके बाद बोला था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पहला बोला था वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम बोले तो क्या हमने बोला था, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम बोले तो क्या बोला था बताइए, जहां पर हमारे को सप्लाई में चेंजेस नहीं करते हैं डिमांड के हिसाब से, ठीक है। सप्लाई क्या होगा जी, इनइलास्टिक होगा, फिक्स्ड होगा। जो कुछ भी प्राइस डिटरमाइन होंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा जी, वो डिमांड डिटरमाइन करेगी, ऐसा बोला था। यूजुअली फ्यू वीक्स और फ्यू डेज के लिए ये मार्केट होता है, ऐसा हमने बोला था। सेकंड बोला था शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट बोले तो हमने बोला था कि हम थोड़ा बहुत कहीं में चेंजेस कर सकते हैं जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली ये मार्केट हमने बोला था एक साल से कम का मार्केट ये शॉर्ट पीरियड का मार्केट होगा। उसके बाद बोला था हमने लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो मार्केट 5 साल का होगा, ठीक है। यहाँ पे सभी फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, और 5 साल से ऊपर जो मार्केट होगा जहां पर सभी फैक्टर्स वेरिएबल होंगे, ऐसा वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट है, ऐसा हमने बोला था। उसके बाद अगर आपको याद होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमने स्टार्ट किया था। पहला हमने उसमें बोला था दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। हमने बोला था इट इज एन आइडियल और इमेजिनरी मार्केट। एक्चुअल में ये मार्केट बहुत रेयरली अपने को देखने को मिलता है, ऐसा मैंने बोला था आपको। आप अगर देखेंगे तो ये मार्केट हमारे को कहां देखने को मिलता है, मैंने बोला था वेजिटेबल मार्केट में ये मार्केट देखने को मिलता है, ठीक है। हमने बोला था मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, दे आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट एट यूनिफॉर्म प्राइस without any restrictions and buyer and seller both have perfect knowledge about the market। ऐसे मार्केट को कौन सा मार्केट बोलेंगे जी, परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट बोलेंगे, ऐसा हमने बोला था, ठीक है। उसके बाद कल अगर आपको याद होगा तो हमने उसके फीचर स्टार्ट किए थे। पहला फीचर पढ़ा था हमने दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। व्हाट मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट, व्हाट मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट में जी साइज, शेप, कलर, टेस्ट, इसमें क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए। सभी प्रोडक्ट सेम होते हैं ये मार्केट में, ऐसा हमने बोला था। सेकंड बोला था अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती नहीं है, और है भी तो सभी को क्या होती है जी, सेम होती है। उसके वजह से आप अगर देखें तो सभी जगह गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाते हैं जी, सेम होते हैं, ऐसा हमने बोला था। देन हमने बोला था दैट इज लार्ज नंबर ऑफ बायर, सेलर्स एंड बायर, ये मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। सेलर्स इतने ज्यादा है कि कोई भी एक सेलर अपने सेलिंग क्वांटिटी को या अपने कमोडिटी को ऊपर नीचे करके प्राइस डिटरमाइन कर सकता है क्या जी, नहीं कर सकता है। बोलकर ये मार्केट में दोनों भी सेलर हो या बायर हो, दोनों भी क्या है जी, प्राइस टेकर है एंड नॉट द प्राइस मेकर है, ऐसा हमने कल पढ़ा था। उसके बाद बोला था, देखिए चौथे फीचर पर हम लाए थे दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब ये मार्केट में फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है। बोले तो क्या सर, सपोज एक आधे सेलर को लग रहा है कि यार ये मार्केट में हमारे को रेट अच्छा मिलेगा, हमने ये मार्केट में माल बेचना चाहिए, वो मार्केट में एंटर कर सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोकेगा नहीं। कस्टमर को लग रहा है कि ये मार्केट में सस्ता मिलेगा, उसको भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट वो मार्केट में जाने के बाद अगर कस्टमर को लग रहा है नहीं यार यहाँ पे सस्ता नहीं मिलता, तो वो मार्केट छोड़ के जा सकता है, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है। उसी तरीके से सेलर को अगर लग रहा है कि नहीं मेरे को प्रॉपर प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता ये मार्केट में, या ये मार्केट में प्रॉपर रेट नहीं है और प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता उतना, तो वो भी क्या कर सकता है जी, वो मार्केट छोड़कर निकल सकता है।
तो न तो एंट्री पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है, न ही एग्जिट पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ऐसा बोला हुआ है। सो क्या बोला हुआ है, देखिए आपके पास there are no barriers to entry and exit of firms. Any firm can enter or quit the industry at its own will. जब चाहे वो एंट्री कर सकते हैं और जब उनको चाहे तो वो मार्केट क्या कर सकते हैं जी, छोड़कर निकल सकते हैं, कोई उनको बैरियर्स नहीं है। आगे बोला, if there is a hope of profit, the firm will enter the market, and if there is a possibility of loss, the firm will leave the market. अगर उसको होप है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा तो मार्केट में एंटर करेगा, और लग रहा है कि नहीं यार प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है या लॉस होगा, तो वो मार्केट छोड़कर भी जा सकता है, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल अभी आप देखेंगे, शुक्रवार का बाजार रहता, संडे को मार्केट रहता, आज बुधवार का बाजार है उधर डीमार्ट के उधर आप देखेंगे तो, ठीक है, वो मार्केट में सपोज वजीराबाद के कोई ट्रेडर को लग रहा है, वो वेजिटेबल बेचने वाले को लग रहा है कि वो मार्केट में जाना चाहिए, तो उसको कोई रोक सकता है कि जी वहां वो जाकर अपना ठेला लगा सकता है, अपना माल बेच सकता है। अगर उसको लग रहा है कि नहीं जितने अच्छे रेट वजीराबाद में मिलते वो नहीं मिल रहे, तो वो वहां से अपना सामान डालकर निकल भी सकता है, ना तो उसके आने पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना ही उसका छोड़कर जाने पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा बोला हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला, देखिए अब सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइस, ये मार्केट में सिंगल प्राइस है जो डिटरमाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई पे से। सो क्या बोला, देखिए अ सिंगल और यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट in perfect competition which is determined by the forces of demand and supply। ये कैसा रेट डिटरमाइन होता है, मैंने कल आपको ये बताया था, निकाल कर बताया था, क्या याद आ रहा है क्या आपको? ठीक है, तो इस पर से जो रेट आया है वही रेट पर ये मार्केट में क्या होगा कि वही रेट चलेगा मार्केट में, दूसरे कोई रेट चेंजेस नहीं आएंगे, यही सिंगल प्राइस पर सब लोग बेचेंगे। नेक्स्ट बोला, देखिए परफेक्ट नॉलेज, अब बेचने वाले को और खरीदने वाले को दोनों को भी मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है, ऐसा अजम्पशन है। परफेक्ट नॉलेज है बोले तो क्या, जब बेचने वाला मार्केट में आता है, ध्यान दीजिए, वो पहले पूरे मार्केट की चक्कर लगा के देखता है कि क्या रेट से माल बिक रहा है वो जो बेचना चाहता है ना, तो उससे ज्यादा वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा बेचेगा तो कस्टमर उससे नहीं लेगा, दूसरे से लेगा, और उससे कम में बेचेगा तो वो नुकसान कर लेगा, इसलिए वो पूरा घूमकर रेट क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है वो देख लेता है मार्केट की। सपोज उसको लगा कि मार्केट में बेचने वाले बहुत कम है या हम एक दो जन ही है, तो वो रेट क्या करेगा जी, बढ़ाएगा, आया ना, और अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो रेट कम रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से बायर जो है वो भी मार्केट में जाने के पूरा घूम कर देखते हैं। यूजुअली ऐसे मार्केट में जाने के बाद गए और परचेस करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने पूरा मार्केट क्या करना चाहिए जी, घूम कर देखना चाहिए, तो अपने को समझ में आता है कि मार्केट में रेट क्या पड़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को भी परफेक्ट नॉलेज है, ऐसा क्या बोला गया है जी, ऐसा अजम्पशन है, ऐसा बोला गया है। सो क्या बोला, देखिए the buyer as well as seller have perfect knowledge about the market condition। every seller and buyer has the knowledge about price, quality, source of supply of products etc। ये दोनों को भी उसका नॉलेज है परफेक्ट, ऐसा बोला हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला, देखिए परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना। अब सवाल खड़ा होता है सर लैंड को मोबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि लैंड तो एक जगह से दूसरे जगह लेकर नहीं जा सकते, बट लैंड को आप क्या कर सकते हो जी, क्रॉप चेंज कर सकते हो, लैंड को आप ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ला सकते हो। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बोले तो क्या, वो जमीन पर आप फार्मिंग करने के बजाय दूसरे कोई बिजनेसेस कर सकते हो, दिस इज नोन एज, बराबर है, दिस इज नोन एज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ठीक है, सो क्या बोला, देखिए देयर इज अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल not only geographically but also occupationally। वो सिर्फ geographically एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता लेबर, वो occupationally भी क्या कर सकता है जी, अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता है, ऐसा बोला हुआ है। और लास्ट में बोला हुआ है, देखिए नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये मार्केट में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होगा बताइए बोला, व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट देयर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ना तो रेट डिसाइड करती, ना तो कितना क्वांटिटी बेचना है वो डिसाइड करती, कुछ भी नहीं करती गवर्नमेंट, बराबर है। ये मार्केट में गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दिया वाला, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो क्यों नहीं होगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, कोई बता सकता है मेरे को? सोचिए थोड़ा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों नहीं होगा?
सोचो, बोलो, क्यों नहीं होगा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन? मेरे को बताइए, रेलवे किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। वो तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, बट सब्जी मंडी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ, नहीं, हाँ बोलो। हाँ, तो रेलवे में तो कोई भी आ जा सकता है। रेलवे में क्या रिस्ट्रिक्शन है? टिकट निकालो, कोई भी आ जा सकता। विदाउट टिकट भी बहुत जन घूमते। हाँ, तो वेजिटेबल का बिजनेस बड़ा नहीं है ऐसा बोलना है कि तुम्हारा? वेजिटेबल का बिजनेस बहुत बड़ा है। सबके ऊपर ध्यान नहीं रख सकते। हाँ, प्रोडक्शन क्या? हाँ, और नहीं है वो भी का। एरिया वाइज मार्केट रखते तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने आता, गवर्नमेंट को करना है तो तुम बेसिक कारण पे आ ही नहीं रहे। सपोज देखो, ध्यान दो, थोड़ा सा है ना डीपली लॉजिक की तरफ समझ कर लो। सपोज मैंने बोला कि मार्केट में बेचने वाली बलप्रीत अकेली है, उसके पास ही वो कोई भी कमोडिटी है, उसको मालूम है कि वो अकेली बेचने वाली है, तो वो रेट आडम धड़म चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे को ये बताइए। आया ना? बराबर है ना? उसको मालूम है कि मैं अकेला हूं बेचने वाला, या मैं अकेली हूं, तो शी विल चार्ज वेरी हाई रेट्स एंड शी कैन exploit the customer by charging very high prices. But suppose मार्केट में इतने सारे बेचने वाले हैं, अगर वो आपके लिए बेचने वाली है तो गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, रेट वाजबी रखो। बरोबर है ना? रेट बहुत बढ़ने मत दो, क्योंकि रेट बहुत बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे तुम लोग, बोलकर गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बट इतने सारे अगर लोग बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक दूसरे के कंपटीशन इतना रहता कि कोई भी रेट बढ़ा पाता क्या? देखो तो, है या नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? वाई गवर्नमेंट इज नॉट इन रोल? गवर्नमेंट रोल में क्यों नहीं आती? क्योंकि कंपटीशन इतना स्टीप है, कंपटीशन इतना स्टीप है कि कोई भी रेट बढ़ा सकता है क्या जी? नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि रेट बढ़ाए तो ऑटोमेटिक उसका मार्केट खत्म हो जाने वाला है। बोलकर गवर्नमेंट को रेट बढ़ाने में, क्वांटिटी डिटरमाइन करने में रोल में आना पड़ता है क्या? नहीं आना पड़ता। बट गवर्नमेंट आती है, कब आती है? देखिए, जब वो चीजों का सप्लाई कम हो जाता और रेट बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा अभी तुम देखेंगे, बीच में ओनियन 4-5 साल नीचे देखो, ओनियन 80 रुपए किलो तक गया था। अब गवर्नमेंट रोल में आ गई थी, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, जिसके पास स्टॉक है या जिसके पास ओनियन है, वो क्या कर रहा था, वो रेट मार्केट में रहते हुए भी बेच नहीं रहा था। वो क्यों नहीं बेच रहा था? क्योंकि उसको मालूम है मार्केट में कम है तो बोलेंगे वो रेट पे बिकेंगे बोलकर, ठीक है, बोलकर वो निकाल नहीं रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन पे रेड करके उनका स्टॉक निकाला। ऐसे नॉर्मल अभी गवर्नमेंट जाती क्या कांदे के रेट डिसाइड करने? गवर्नमेंट रोज कांदे के रेट देती क्या तुम्हारा? पेट्रोल के रेट देती, वैसे कांदे के रेट देती क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को कोई करना लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट साबुन बनाने के बिजनेस में, ये जो वेजिटेबल मार्केट है, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेन क्यों नहीं करती? क्योंकि कंपटीशन इतना स्टीप है कि कोई भी रेट बढ़ा पाता क्या जी वो मार्केट में? नहीं बढ़ा पाता, बोलकर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है ये मार्केट, ठीक है। सो क्या बोला देखिए, देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, thereby laissez faire policy prevail under this type of market। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर कौन सी पॉलिसी देखने को मिलती है? लेजी फेयर पॉलिसी देखने को मिलती है। लेजी फेयर पॉलिसी वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, है ना? कई साल अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, एडम स्मिथ की डेफिनेशन में था लेजी फेयर, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए, एग्जाम में अगर 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा तो आपको ये पूरे फीचर्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 8 फीचर से 8 लिखने पड़ेंगे। और अगर 4 मार्क के लिए पूछा तो इसमें से कोई भी 4 आप याद कर लो, वो आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या? नाउ आते ही नीचे, एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन लिखिए।
8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, ध्यान दो इधर पूरा क्या बोला देखिए, द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब दो वेरिएबल इक्वल पोजीशन पे आ जाते हैं, दैट पोजीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। अब दो वेरिएबल कौन से हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ये दो वेरिएबल जब एक लेवल पर आ जाएंगे तो उसको कौन सी पोजीशन बोलेंगे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन बोलेंगे। मार्शल हैज कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन टू कटिंग द क्लॉथ विथ पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर बोल तो क्या, कैंची है ना, कातरी ज्याला म्हणतो आपण, ठीक है, आप उसकी दो साइड पे सिवा कट कर सकते हो क्या जी, उसको नहीं। वैसे ही अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करना है तो दो साइड लगेंगे, एक लगेंगे डिमांड और दूसरी कौन सी साइड लगेंगे जी, सप्लाई। आगे बोला, जस्ट एज बोथ द ब्लेड्स ऑफ सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लॉथ, both the forces of demand and supply are essential to determine the equilibrium price in the market. This is explained with the help of following schedule and diagram. अब देखिए टेबल में आप अगर देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा केयरफुली देखिए, अब ये दो प्राइस देखिए और ये दो प्राइस देखिए, ये दो प्राइस जो है और ये दो जो प्राइस है, आप अगर देखेंगे तो ये दो प्राइस कस्टमर चॉइस के है, कस्टमर लाइक प्राइसेस है, क्योंकि कस्टमर को कभी भी क्या लगता है, मेरे को कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा गुड्स मिलना चाहिए। तो ये प्राइस अगर आप देखेंगे तो ये किसका है जी, सेलर्स लाइक है, सेलर्स लाइक है। ये सेलर को क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस होगा तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब से सपोज आप मार्केट में गए और आप देख रहे हो कि 10 रुपए प्राइस है, तब डिमांड है आपकी 500 यूनिट की, बट सप्लाई कितना यूनिट हो रहा है जी, 100 यूनिट हो रहा है क्या, देखिए बोला आया ना, एकदम ऐसे सुस्त तो क्यों बैठे वाल रहे थे यार, तुमको क्यों पूछना पड़ता बार 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 बार, हाँ या ना, हाँ ना या ना, है ना। मैंने क्या बोला, देखिए डिमांड कितनी है, 500 किलो की है, जबकि सप्लाई कितना हो रहा है जी, 400 किलो का हो रहा है। बोल तो यहाँ पर शॉर्टेज है या नहीं है, देखिए बोला शॉर्टेज है, कितने का जी, 400 का शॉर्टेज दिख रहा है अपने को। डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यहाँ पे देखो डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब थोड़ी सी प्राइस बढ़ गई, 12 रुपए हो गई, तो डिमांड कितनी, सप्लाई डिमांड कितनी है देखो 400 और सप्लाई कितने का हो रहा है जी, 200 का। बोल तो फिर यहाँ पे शॉर्टेज है, कितने का जी, 200 का शॉर्टेज है क्या। बोल तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रहा है क्या जी, नहीं हो रहा है। भले ही ये दोनों प्राइसेस कस्टमर के लाइक के है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेस करने में वो इंटरेस्टेड है, बट सेलर उतना बेचने में इंटरेस्टेड है क्या, नहीं। तो डिमांड पूरी हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अब नीचे के दो प्राइस देखते हैं, देखिए यहाँ पे 18 रुपए जब प्राइस है तो ये 500 यूनिट बेचने को रेडी है, बट सप्लाई डिमांड कितने यूनिट की हो रही है जी, 100 यूनिट की हो रही है। बोले तो यहाँ पे सरप्लस है, स्टॉक पड़ा है कितने का जी, 400 का सरप्लस हो रहा है क्या, देखिए बोला। यहाँ पर आप देखेंगे जब 16 रुपए हुए तो डिमांड हो गई 200 की और सप्लाई कितने का हो गया जी, 400 का हो गया। बट फिर भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ सरप्लस है, कितने रुपए का, कितने का जी, 200 का सरप्लस है क्या, देखिए, ठीक है। तो ये दोनों भी प्राइस, ये प्राइस हो, ये प्राइस हो या ये दो प्राइस हो, ये चारों भी मार्केट में चलने वाले क्या जी, नहीं चलने वाले। क्यों नहीं चलने वाले, क्योंकि पहले दो प्राइस में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और नीचे के दो प्राइस में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो हमारे को एक ऐसी प्राइस पर आना पड़ेगा जहां दोनों विन विन सिचुएशन में, जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई है, तो जितना माल बेचने को लाया जा रहा है उतना बिक जा रहा है। तो ऐसी कौन सी प्राइस आ रही है, देखिए बोला, ये प्राइस आ रही है क्या, देखो बोला, ये प्राइस आ रही है क्या, देखो बोला, आ रही है क्या जी, 14 रुपीज की प्राइस, जहां डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गए, दोनों सेम हो गए। बोल तो जितना माल बेचने को लाया उतना माल बिक गया है क्या, देखिए बोला। तो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको ही कौन सी प्राइस बोला जाएगा जी, इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाएगा, और इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बोला जाएगा। सो नीचे क्या बोला देखिए,
The above table shows that when price rises from 10 to 12, यहाँ करो 10 to rupees 12, quantity demanded falls from 500 kg to 400 kg, whereas supply increases from 100 kg to 200 kg. This is because demand falls with rise in price and supply rises with rise in price. This is the stage where demand is greater than supply. Next, when price further rises from from एक मिनट हाँ from 16 to 18, ऐसा करो 16 to 18, demand falls from 200 kg to 100 kg and supply rises from 500 kg 400 kg to 500 kg. The supply is greater than demand, that is SS more than DD. When price is rupees 13, when price is rupees 14, sorry, when price is rupees 14, quantity demanded and quantity supply become equal, that is 300 kg. This is the stage of equilibrium where demand and supply becomes equal, that is DD equal to SS. Hence price rupees 14 becomes the equilibrium price. अब इसकी ग्राफ निकालना पड़ता, लीजिए ग्राफ. चलो अब बताओ, जब 10 रुपए प्राइस है तब क्वांटिटी डिमांडेड कितना है और सप्लाइड कितना है? क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, कितना है, और सप्लाइड कितना है? 100 है ना. यहाँ पे यहाँ पे हाँ चलो फिर पहले डिमांड कर निकाल लेते, पहले डिमांड कर, ठीक है ना. 18 रुपए था तब इतना था, 18 रुपए था तब डिमांड कितना था? 100 था क्या? हाँ 100 था ना. चलो ये यहाँ पर हाँ फिर
16 रुपए को ये इतना हो गया, 14 रुपए को इतना हो गया, फिर 12 रुपए को इतना हो गया। इनको जोड़े तो ये डीडी कर्व मिल गया। देखो, दिस इज डीडी। अब सप्लाई, इसको जोड़ दीजिए। ये 14 रुपए की प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस है। देखो, आ गया। दिस इज एसएस सप्लाई का, ये इक्विलिब्रियम है ई। यहाँ पर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है, और यहाँ पर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यहाँ पर डी डी इक्वल टू एस एस है। तो यही इक्विलिब्रियम प्राइस है, यही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इक्विलिब्रियम प्राइस आई 14 रुपीज और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई 300। एग्जाम में ऐसे ग्राफ निकालकर बताना पड़ता। ग्राफ कभी भी पेंसिल से निकालना चाहिए, पेन से कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। हो गया क्या जी? निकली क्या ग्राफ?
चले आगे, देखिए अब नीचे क्या बोला हुआ है, in the above diagram quantity demanded and supplied shown on x-axis and price is shown on y-axis. DD is the downward sloping demand curve and SS is the upward sloping demand supply curve. Both the curve intersect with each other at point E. This is the equilibrium point. At this point equilibrium quantity demanded and supplied is 300 units. When the price rises from ये आपको इतना लिखते बैठने की वैसी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, when price rises from 14 to 16 supply exceed the demand, है ना, 16 to 18, यहाँ कीजिए 16 to 18 supply exceed the demand, hence equilibrium price will not prevail in the market and price has to come down to that level at which demand and supply are equal. Likewise, when price fall down from 12 to 10, demand exceed the supply, hence equilibrium price will not prevail in the market and the price has to go up to that level at which the demand and supply are equal. Only at point E where the demand and supply are equal, equilibrium price will prevail in the market. अब इतना अगर आप लिखते हो तो you will score 8 mark. तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ये यहां से उसका आंसर स्टार्ट होना चाहिए, यहां से उसका आंसर स्टार्ट होगा, ये टेबल ग्राफ निकालना पड़ेगा आपको और यहां पर वो आंसर खत्म होगा। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, उतना लिखना पड़ता तो 8 मार्क मिलेंगे ना, नहीं तो 8 मार्क कहां से मिलेंगे, समझ में आ रहा है क्या? हाँ चलिए, 2 मिनट लो, पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, 2 मिनट लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। पढ़ने को टाइम दिया है, हंसी मजाक को टाइम नहीं दिया है मैंने। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन इन डिटेल द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मार्च 2023 में जो परसों के दिन पेपर हुआ उसमें 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, लिखिए मार्च 2023 8 मार्क्स। आठ मार्क के लिए पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्या बोला, देखिए, व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन इन डिटेल द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली बोले तो क्या, और मोनोपोली के फीचर्स इन डिटेल में एक्सप्लेन करने को बोला है, ध्यान दीजिए पूरा। देखिए मोनोपोली ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, मोनो एक वर्ड है और पोली एक वर्ड है। मोनो का मतलब होता है सिंगल,
और पोली का मतलब होता है सेलर। बोले तो ऐसी कंडीशन जब मार्केट में बेचने वाला एक ही बंदा है या एक ही सेलर है और वो जो सेलर प्रोडक्ट बेच रहा है उसको कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, वो तो उसको नजदीक का कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, ऐसे मार्केट को मोनोपोली की मार्केट बोला जाएगा, है ना। अब इसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, आप अगर देखेंगे तो रेलवेज है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, उसको कोई नजदीक का कॉम्पिटिटर नहीं है, बराबर है, एक ही गवर्नमेंट के अधिकार में है वो, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो और क्या एग्जांपल हो सकते हैं जी, रेलवेज एक एग्जांपल हुआ, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं बताइए, मोनोपोली के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपके हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, और हाँ हाँ प्रताप, कौन है मंत्री? अच्छा, नाही तर त्यांना सांग ते जरक सरांच्या अकाउंटला भरायचे पुन्हा, मी तुझ्या हा. वो अकाउंट में पैसे भरना था राम नारायण दरक के, अभी अकाउंट खुले थे ना परसों के लिए, तो उसमें राम नारायण दरक के अकाउंट में पैसे भरना है, इस पे अकाउंट नंबर भेजू क्या वो? हेलो, कौन बोल रहा है? नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे भरना था 11,950। अकाउंट नंबर नहीं दिया है, वो अवतार सिंह जी को मालूम है, मैं ये नंबर पे SMS, राम नारायण दरक बोल के अकाउंट नंबर है। हाँ ठीक है, ओके। अकाउंट नंबर SMS, हाँ चलिए। तो देखिए, अब नेक्स्ट टाइप करते हैं, दैट इज मोनोपोली, सिंगल सेलर। क्या हो गया, व्हाट हैपन, क्या हो गया? अब तुम्हारे को एक एक्सरसाइज करा था मैं, रुक जाओ।